देश में लोकतंत्र है क्या? देश में प्रजातंत्र है क्या? और देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं क्या? अगर हैं तो किसी के लिए वो कानून जीवनदायिनी औषधि बन जाती है, तो किसी के लिए कानून मरने जैसा बन जाता है। बम बम महाराज जब कोई बात उठाते हैं तो उनके लिए वो कानून मरणासन जैसा हो जाता है, वो कानून मर जाता है। और वहीं पे बीजेपी का कोई आदमी आवाज उठाता है तो मीनाक्षी नटराजन के लिए वो कानून जिंदा हो जाता है। अरे ये कानून चक्कर क्या है? ये लोकतंत्र का चक्कर क्या है? क्या ये डीएम की विवेक पे छोड़ दिया गया है लोकतंत्र कि डीएम जो कहे वही सही, ना खाता ना भाई, जो चुनाव अधिकारी बोले वही सही। जो चुनाव अधिकारी है वो कहीं एक ही केस में, एक जैसे केस में दो तरह के निर्णय ले लेता है। एक चुनाव अधिकारी के सामने जब वैसी परिस्थिति आती है तो उसका निर्णय कुछ और दूसरे चुनाव अधिकारी के सामने वैसी परिस्थिति आती है तो निर्णय कुछ और। राज्यसभा का नामांकन रद्द होने के बाद दिल्ली में बहुत जोर शोर से, आपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हम चुनाव आयोग के कार्यों में दखल नहीं देंगे। अरे भाई, तुम नहीं दोगे तो जाएगा आदमी कहां? किस दरवाजे पे जाएगा? गरीब के लिए कानून अलग, अमीर के लिए अलग, छोटी पार्टी के लिए कानून अलग, बड़ी पार्टी के लिए अलग, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कानून अलग और बड़ी पार्टी के लिए अलग कानून। ये कानून की दो परिभाषाएं कहां से आती हैं? ये कानून के दो मतलब कहां से आते हैं? और ये कानून का दो मुंहा रूप कहां से आता है? ये कानून क्या दो मुंह वाला सांप है? ये कानून क्या अजीब है जो किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है? और ये डीएम कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? ये वही कलेक्टर है जो अंग्रेजों ने बनाए थे। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अपने आप को इतना ऊंचा समझ लेते हैं कि ये कुछ भी कर देंगे, ये कुछ भी लिख देंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी वो चैलेंज नहीं हो पाएगा। बम बम महाराज परेशान है। अटल जनशक्ति पार्टी के ये संस्थापक हैं और उसके साथ साथ ये उसके जो सबसे बड़े अध्यक्ष होते हैं वो उस पद को ग्रहण कर चुके हैं। बड़े परेशान है, बड़े दुखी हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन बात आज बम बम महाराज की याचिका की नहीं है, बात आज एक आदमी की नहीं है, बात आज एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात पूरी व्यवस्था परिवर्तन की है। आज बम बम महाराज का केस है, बम बम महाराज लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। एक बम बम महाराज की कहानी नहीं है ये, ऐसी 1 लाख लोगों की कहानी है जिनके साथ यही प्रक्रिया दोहराई गई। आपको पता है नरेंद्र मोदी जो चुनाव लड़ रहे थे बनारस में, बहुत सारे कैंडिडेट के नामांकन रद्द कर दिए गए। चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग का जो होता है जिसको निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं, उसके पास इतनी एक्सट्रीम पावर आ जाती है, वो देखता है ये तुमने ऐसे लिखा है, ये तुमने वैसे लिखा है, मुझे समझ में नहीं रहा, क्रॉस। उसे कहीं कोई चैलेंज नहीं कर पाता, कोर्ट में भी तो जिसका चाहे ना खाता ना भाई, जो निर्वाचन अधिकारी बोले वही सही, और फिर उसके सामने धरना लगाओ, प्रोटेस्ट करो, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करो। कौन सुनेगा इस देश में? क्या अंधारा चल रहा है? क्या काला कानून चल रहा है? और क्या इस देश के अंदर ऐसे ही चलेगा या फिर देश के अंदर क्रांति आएगी? क्योंकि जब जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, जब जब किसी देश के अंदर स्वतंत्रता का हनन होगा, जब जब कहते हैं ना कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। बम बम महाराज बहुत गुस्से में है, रोष में है, निर्वाचन आयोग से होकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं इनसे आज कुछ बात करूंगा। सबसे पहले इनका दर्द जानेंगे, इनकी कहानी जानेंगे और वो जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ जो ये अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग का देखो पर्चा है, अटल जनशक्ति पार्टी चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जाने के बाद बम बम महाराज, थोड़ा मैंने ज्यादा समय लिया क्योंकि ये विषय मेरे भी दिल के बहुत करीब है। जिस तरीके से लोगों को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाता है, और कभी कहीं तो मैंने ऐसा भी सुना है कि निर्वाचन अधिकारी जब तक लिख कर ना दे, आप एमएलए और एमपी का सर्टिफिकेट ना दे, सर्टिफाई ना करे, आप बन ही नहीं सकते। काउंटिंग में गड़बड़ होती है, बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। इन अधिकारियों के पास इतनी पावर है कि ये किसी को भी रोक देंगे, किसी का भी पर्चा निरस्त कर देते हैं, किसी की भी आपत्ति को ये सुनते नहीं है, और किसी की आपत्ति पर ये इतने तेजी से एक्शन ले लेते हैं जैसे कि पर्चा ही रद्द कर देते हैं। बताइए महाराज क्या हुआ आपके साथ? देखिए, आज जो मीडिया के बीच में हम आए हैं, हालांकि हमारे साथ जो गलत इन्होंने किया था, लोकसभा चुनाव 2024 में जो आम लोकसभा चुनाव हो रहा था और हम पश्चिमी दिल्ली से अटल जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, पर्चा हमने भरा था और हमारे नामांकन पत्र पूरी तरह ठीक थे, वैध था। लेकिन जब स्क्रूटनी के दिन में हम रिटर्निंग अफसर डॉक्टर किन्नी सिंह ने कहा कि किसी को किसी उम्मीदवार के ऊपर आपत्ति है तो दर्ज करें,
हमने कमलजीत सहरावत के चुनाव नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराया और महाबल मिश्रा के नामांकन पत्र भी आपत्ति दर्ज कराया। ये दोनों रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट थे, एक आम आदमी पार्टी के, एक भारतीय जनता पार्टी के। जो मैंने आपत्ति दर्ज कराया वो वैधानिक तौर पर बिल्कुल आपत्ति सबूत के तौर पर कायम था और उस बिहार पर रिटर्निंग अफसर को डॉक्टर किन्नी सिंह को उसको रद्द करना पड़ता, महाबल मिश्रा के भी नामांकन को और कमलजीत सहरावत के भी नामांकन को। लेकिन ये देखिए अगर इन दोनों का नामांकन रद्द हो जाता है तो फिर तो सब खत्म क्या हो जाता है, फिर मेरा रास्ता क्लियर था। क्योंकि मेरा पब्लिक के बीच में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जितने भी रेहड़ी दुपट्टी वाले हैं, किराएदार हैं, झुग्गी वाले हैं, मजदूर हैं, बैटरी रिक्शा वाले हैं और जितने लोकल लोगों में रेहड़ी पट्टी वाले, सारा हमारा काम क्या होता, हमारे वोट बैंक था। इनको लगा अगर ये रह गए तो फिर ये जितना मुश्किल है बीजेपी को या किसी को, तो इन्होंने क्या किया, मुझे ही साइड कर दिया, मेरा नामांकन रद्द कर दिया। हालांकि मैं 112 कॉल करके एफआईआर दर्ज सेम टाइम करवाया हूँ, बाकायदा रजौरी गार्डन थाना में भी मेमोरेंडम दिया हूँ, बहुत सारी कानूनी कार्रवाई में कर रखा था। इसको कोर्ट में भी चैलेंज देने के लिए हमने सारा कुछ प्रयास किया, लेकिन हमारा जो एक एडवोकेट अनुभव था उसने मेरे साथ धोखा किया। उसके बाद एक और एडवोकेट है जिनसे हमें निराशा मिला और कानूनी प्रक्रिया में वो टाइम बार हो गया तो फिर मुझे चुप रहना पड़ गया। लेकिन कल के टाइम में जब सोशल मीडिया से मुझे ये खबर मिली कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए इसलिए रद्द कर दिया गया कि उनकी नामांकन पेपर में जो जानकारी केस से रिलेटेड था सभी नहीं दिया गया था, और वो पत्र लेकर बीजेपी वाले वहां स्क्रूटनी के टाइम में पहुंच गए तो नेचुरली रिटर्निंग अफसर ने उसको रद्द कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है, जब रिटर्निंग अफसर राज्यसभा चुनाव का शपथ पत्र में सही जानकारी केस की नहीं दिया था, उस आधार पर बीजेपी के आपत्ति पर नामांकन रद्द कर दिया, तो फिर यहाँ कमलजीत सहरावत का लोकसभा चुनाव में और महाबल मिश्रा का लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से जब बम महाराज नौटिया ने मैं सबूत के साथ मजबूत आपत्ति किया था सारे लोगों के बीच में, कैंडिडेटों के बीच में, तो फिर हमारी आपत्ति के ऊपर में डॉक्टर किन्नी सिंह ने किस कानून के आधार पर कमलजीत सहरावत का नामांकन रद्द नहीं किया, महाबल मिश्रा का नामांकन रद्द नहीं किया, और मेरा किस आधार पर उसने नामांकन रद्द कर दिया, वो मुझे ही साइड कर दिया। और मेरे पास जो चिट्ठियां आई है उनका, वो नामांकन स्क्रूटनी टाइम में रद्द होता है तो सेम टाइम ऑर्डर भी मिलता है, लेकिन इन्होंने हमें 13 तारीख को 4-5 दिन बाद चिट्ठियां भेजा। मेरे पास सारे इतने मजबूत डॉक्यूमेंट थे, एविडेंस थे, अभी भी है। वो हमारे एडवोकेट जो गड़बड़ हमारे साथ कर दिया, इसलिए नहीं तो कमलजीत सहरावत का चुनाव तो उसी वक्त रद्द हो जाता। अब जो अवसर ये मुझे मिला है, अब इस अवसर को मैं एक मौका के रूप में, वरदान के रूप में इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं तत्काल मीडिया के बीच में आया हूं। और ये जो मैं आपको रिसीवी दिखा रहा हूं, ये मैं चुनाव आयोग को दिखाया हूं और मेल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री सबको कर चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी कर चुका हूं, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को भी कर चुका हूं, दिल्ली को। अब मेरा खेल यहाँ से स्टार्ट होता है न्यायिक लड़ाई का। जो ना खाता, आपने बोला ना खाता ना वही, जो रिटर्निंग अफसर कहे वही सही, तो वही बात जो रिटर्निंग अफसर ने मनमर्जी तरीके से चुनाव के कानून का व्याख्या किया है। एक जगह आप रिजेक्ट करते हैं मीनाक्षी नटराजन का, दूसरी जगह आप कमलजीत सहरावत का एक्सेप्ट करते हैं, ये तो मुझे बात नहीं चलेगी। ये तो आप ऑन द स्पॉट आप पकड़ में आ गए हैं कानून में, और ये बहुत बड़ा, ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ये जंग चलेगा, बहुत बड़ा। चुनाव आयोग या तो पश्चिमी दिल्ली का चुनाव, लोकसभा चुनाव रद्द करेंगे या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बन जाएगा, इतना बड़ा माहौल बन जाएगा जो संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। बम महाराज, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, आपको शायद खबर अभी अपडेट है नहीं। मीनाक्षी नटराजन कोई छोटी हस्ती नहीं थी, राहुल गांधी का दायां हाथ समझ लो, या राहुल गांधी के बहुत करीबी थी।
और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जा चुके हैं, जिसे आप जाने की कोशिश कर रहे हो, ये जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी हाल फिलहाल कि वो चुनाव आयोग के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप ही की तरफ से बात कहूंगा और थोड़ा आपकी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, आप लड़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कई तरह की आपत्तियां होती हैं। जब रिटर्निंग ऑफिसर, जब नामांकन अधिकारी जो चुनाव का जब नामांकन करते हैं, वो जांचता है, तो कई बार वो एफिडेविट देने के लिए कहता है। तो आपके कुछ एफिडेविट में दो तरह की गलतियां होती हैं। एक गलतियां जो कि करेक्ट कराई जा सकती हैं, और दूसरी प्रकार की वो गलतियां जिनके आधार पर नामांकन रद्द हो सकता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, बार बार पर्चा आपसे भरवाते हैं, बार बार एफिडेविट आपसे लेते हैं, और इतना परेशान कर देते हैं कि लोग लास्ट घंटे तक परेशान रहते हैं एफिडेविट देने के लिए। जैसा साथ आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ गलती निकाल देंगे, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। लेकिन होता क्या है, ये सब कमियां निकलती है छोटे लोगों में। छोटी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, ये बैठ जाते हैं सारे अधिकारी, दिमाग लगाते हैं कि इनको चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए। वहीं पर जो बड़े अधिकारी होते हैं, बम महाराज, जैसा कि बीजेपी के सुनाए आपने, आम आदमी पार्टी के सुनाए, ये 50 गलती करें, 10 गलती करें, इनकी सारी गलती माफ हो जाती है, क्योंकि ये डीएम का विवेकाधिकार हो जाता है। डीएम को इतनी पावर क्यों दी जाती है, तो मैं ये बात कहूंगा, और ये बात मैं सवाल नहीं है, ये बात मैं प्रश्न उठाऊंगा कि डीएम, जब डीएम की जो गाड़ी चलती है, जिसे बोलते हैं हम रेलगाड़ी, या जो जिसे बोलते हैं हम बड़ी गाड़ी, वो रौंदती हुई जाती है, लेकिन वो बड़े बड़े कैंडिडेटों को, बड़ी बड़ी पार्टी के कैंडिडेटों को नहीं रौंदती, वो हमेशा छोटे दबे कुचले कैंडिडेटों को, इंडिपेंडेंट को रौंदती थी। अब तक ऐसा होता था, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब ये बड़ी पार्टियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये अधिकारी इतने मदमस्त हाथी हो गए हैं कि ये कांग्रेस जैसी पार्टी को, उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा दिया, मीनाक्षी नटराजन को, उसको उसका भी नामांकन रद्द कर दिया। और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, शायद आपको पता होगा, कि भाई हर व्यक्ति को चुनाव चुनाव के समय उस व्यक्ति को हलफनामा दायर करना होता है, जिसमें बताना होता है कि उसके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं। खासकर क्रिमिनल केसों की बात होती है। दो तरह के केस होते हैं, सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल मैटर होता है। तो क्रिमिनल मैटर को विशेष तय उस एफिडेविट में देना होता है, और वो मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस एफिडेविट से जनता तय करेगी, जनता के बीच डाला जाता है वो एफिडेविट, जिससे जनता वोट देते समय देख ले कि हमारे हमारे जो कैंडिडेट है उसके ऊपर कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं या क्या चल रहे हैं, जिससे जनता अपना सही निर्णय ले। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर ये जानकारी कोई नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल ये जानकारी नहीं देता, क्योंकि अपना करेक्टर सब छुपाना चाहते हैं, तो ये जानकारी के आधार पर पर्चा रद्द भी हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से चुनाव आयोग के पास एक हथियार आ गया है। अब क्या हो कि कल को किसी आदमी के खिलाफ किसी तमिलनाडु में जाके एफआईआर दर्ज हो जाए, जैसे मेरे खिलाफ हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए, आपको पता ही ना चले, एफआईआर दर्ज हो जाए, आप ही के संज्ञान में ना आए, या नोटिस भिजवा के कहीं से ऐसे करवा दे कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो कल को डीएम के सामने कोई तीसरा आदमी पहुंच जाएगा, जिससे आपको हटाना रास्ते में से। आप रेडी पटरी के नेता हैं, आप मजदूरों के नेता हैं, आप गरीबों के नेता हैं, आप दलित पिछड़ों के नेता हैं, आप सवर्णों के नेता, आप किसी भी के नेता हैं, स्वाभाविक नेता हैं, तो कहेंगे यार इसको रोको पहले। तो क्या करेंगे, आपको रोकने का एक सबसे बढ़िया तरीका है आपका पर्चा रद्द करो। तो ये हथियार जो उनके पास है, ये नेताओं को रोकने के लिए, चमचे तो पास हो जाते हैं, पार्टियों को चमचे जो टिकट लेके आते हैं 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, उनका तो पर्चा पास हो जाता है। जैसा आपने बताया ना, वो सहरावत का और मावल मिश्रा का, वो पार्टी को टिकट लेके आए थे, बाहुबली थे, उनका पर्चा पास हो गया। आपको रोक दिया गया क्योंकि आप रेडी पटरी वालों की आवाज थे। तो ये जो देश के अंदर ये धूम हुआ कानून बन रहा है, ये बम महाराज आपकी बात नहीं है। ऐसा पूर्वी दिल्ली में भी हुआ, 30-40 लोगों के पर्चे रद्द कर दिए गए। ऐसा आप अकेले नहीं हो, इस देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में हजारों कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पर्चे ऐसी ऐसी चीजों पर रद्द कर दिए गए जो नहीं होने चाहिए थे, डीएम के द्वारा। क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं, यार हम 2 ईवीएम मशीन लगाएंगे तो हमारे काम बढ़ जाएगा, ऐसा करो। अगर एक ईवीएम में 16-18 लोग आते हैं, तो अगर 17-18 हो रहे होंगे तो 2 वैसे ही उड़ा देते हैं उनके, और उनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। वो कह 16 में निपटाओ इनको। तो उनके मन में जो आता है ना खाता, भाई जो निर्वाचन अधिकारी के मन में आता है वही सही, वो 2 आदमी ऐसे ही उड़ा देंगे। 2 ईवीएम लगाएंगे तो 36 से ज्यादा हो गए, तो फिर वो गुड़ा भाग करेंगे कि यार कैसे, किस गलती को ढूंढे। आपके पेन की इंक की स्याही के आधार पर भी आपका पर्चा रिजेक्ट कर सकते हैं, और कोई सुनवाई नहीं है। आप बड़े खुश हो रहे हो ना, आप कोर्ट में जाओगे, जनाब मीनाक्षी नटराजन कोर्ट में पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो कौन बदलेगा व्यवस्था को, ये अंग्रेजी राज को कौन बदलेगा। मैं इमोशनल हो गया हूँ बम महाराज, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला था, मैं तो बच गया, मेरा पर्चा भी रद्द हो जाता बम महाराज। मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रद्द हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट में गई,
तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको अटेंड नहीं किया है वो एज पर लॉ अटेंड नहीं किया है। लेकिन मेरे पास में ये मीनाक्षी नटराजन का जिस ग्राउंड पर पर्चा रद्द हुआ है उसी ग्राउंड पर कमलजीत सहरावत का पर्चा रद्द होना चाहिए था, क्योंकि कमलजीत सहरावत ने भी उसके खिलाफ जो डीडीए का जमीन का घपला किया था, डीडीए जमीन का 400-500 करोड़ घपला किया था, पूर्वांचल प्रवासियों का पैसा लेके उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमा को छिपाया था उसने भी, और वो सबूत मेरे पास में था, जो सबूत में लेकर कमल फिर भी डीएम ने नहीं किया ना, डॉक्टर किन्नी से पास में रखा था। हाँ। तो मेन बात ये है मीनाक्षी की बात को अगर सुप्रीम कोर्ट अटेंड नहीं किया वो अलग इश्यू है। तो ये मुद्दा कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी? मीनाक्षी ने बात है कांग्रेस और बब्बा महाराज नौटिया को, कांग्रेस जितना बीजेपी से नहीं डरती है उससे ज्यादा बब्बा महाराज नौटिया डरती है। आप इस बात को छोड़ो, बब्बा महाराज आप पार्टीबाजी करते हो ना, यही दिक्कत है। आप बीजेपी के समर्थन में भी रहते हो, विरोध भी करते हो, की बात नहीं, आप सत्य की बात नहीं करते हो महाराज। मैं इस देश के लिए हूँ, देश की 140 करोड़ 50 करोड़ जो आबादी है उसके लिए हूँ, मैं इस देश की संपूर्ण आजादी और अधिकार के लिए हूँ, मैं इस देश की गुलामी की हर तदबीर को बदलने के लिए हूँ, मैं इस देश में जो डीएम आप बोले अंग्रेजों ने बनाया था, मैं इस डीएम कलेक्टर था उस समय, फिर डीएम हो गया, इस डीएम को उसकी औकात दिखाने वाला हूँ, क्योंकि महाराज नेताओं को औकात दिखा रहा है डीएम, राज्यसभाओं के कैंडिडेट को औकात दिखा रहा है, पार्टियों को डीएम औकात दिखा देता है, आप डीएम को औकात दिखाओगे महाराज? डीएम राजा है इस देश का। सुनिए, जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा ये डीएम जो है ना इसको भीगी बिल्ली बनाऊंगा 1 मिनट में। डीएम का पद ही खत्म करोगे क्या? डीएम का पद खत्म करेंगे, इसकी जगह रहेगा जिला जनसेवक पद, जिला जनसेवक, जिला अधिकारी नहीं रहेगा, जिला जनसेवक। इसको अरे साहब डीएम से तो मोदी जी नहीं लड़ पाएंगे, तो आप क्या लड़ोगे? अभी वो ला रहे थे लेटरल एंट्री का सब्जेक्ट ला रहे थे डीएम ने, और आज जितने ऑफिसर महाराज ब्यूरोक्रेसी से कोई नहीं लड़ पाया। जुलाई 2027 में राष्ट्रपति चुनाव भी आ रहा है और विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। मेरी तैयारी है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बहुत कुछ बदलेगा इस देश का। इस देश को जो 77 साल से गुलामी का लेवल लगा के, गुलामी व्यवस्था में आजादी का लेवल लगा के 140 करोड़ लोगों को धोखा दिया है, ठगा है, और ये सब मलाई खाया है हुक्मरान लोग, इन सबको बेपर्दा में बम्बा महाराज नौटिया ही करूंगा। बम्बा महाराज नौटिया में आप करेंगे जरूर। और मैं आपको एक बता दूं, फिलहाल तो ये जो अवसर मुझे मिला है, अब ये अवसर पर मेरे पास जितने सबूत हैं उन सबूतों के आधार पर हमारे उन सबूतों के आधार पर हमारा जो कोर्ट में केस 100% एक्सेप्ट होगा। दिल्ली हाईकोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे, पहले मैं दिल्ली हाईकोर्ट जाऊंगा, दिल्ली हाईकोर्ट जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन ये केस अब मेरा जो टाइम बार कर दिया हमारे वकीलों ने, हमारे केस को टाइम बार कर दिया, कहीं न कहीं कि कोई सौदा करके और हमें दबा दिया। अब इस केस से हमारा वो टाइम बार केस चालू हो जाएगा और इस पर मैं अपना दावा ठोकूंगा, और दावा ठोकने के बाद जब कोर्ट से नोटिस होगा कमलजीत सहरावत को, कोर्ट से नोटिस होगा इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट से नोटिस होगा भारत सरकार को, कोर्ट से नोटिस होगा सेक्रेटरी, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, सारा को, कानून मंत्री को, तब पता चलेगा इन लोगों को। और जब मेरे सबूत है उसमें पता चल जाएगा जो क्या होता है। जीत मेरी होगी और कमलजीत सहरावत को जाना होगा। गलत तरीके से लोकसभा का कैंडिडेट बनी और जीती है। हमारे नाते कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली तो बिल्कुल नहीं जीत सकती थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली का कोर वोटर, रेहड़ी पट्टी वाले, मजदूर, भट्टी वाले, किराएदार, ये जो जितने भी वोटर महाराज 10 मार्क्स से ज्यादा है वो हमारे वोट थे महाराज, और इसने हमको जानबूझकर अलग कर दिया महाराज, और इन दोनों को महाराज। तो अब मौका मिला है, ईश्वर ने न्याय किया है। सुनिए, ये ईश्वर का न्याय है और ये मेरे सत्य की जीत है। मैं देश के लिए दिन रात जी रहा हूँ, ये मेरे सत्य की जीत है, माँ भारत की जीत है, जो मुझे ये अवसर दे दिया है। मीनाक्षी नटराजन का काम के नामांकन रिजेक्ट करके चुनाव आयोग ने मुझे मौका दे दिया है इलेक्शन कोर्ट, इसके खिलाफ कोर्ट में जाने का और कोर्ट में केस को जीतने का, ये मुझे अवसर दे दिया है। महाराज बम महाराज कितना बड़ा मुद्दा था और अब कितना छोटा मुद्दा बना रहे हैं इसको।
ये बम बम महाराज की लड़ाई नहीं है, और आप जीत भी नहीं सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। आप बेशक अपना दम भरो, क्योंकि आप जा किसके पास रहे हो? उस कोर्ट के पास जा रहे हो जहाँ पे जिस कोर्ट के जज के पास पैसा निकलता है, और वो कोर्ट जिस पे आप 50 बार जाके याचिका लगा चुके हो, उस कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रहे हो साहब। बम बम महाराज, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो नौकरशाही है और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो न्यायपालिका है, उससे आप उम्मीद कर रहे हो तो वो न्याय दे देगी आपको। आप फिर भ्रम में हो बम बम महाराज। आपको समझ में आना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन की बात है, ये आपकी बात सही है, 100% सही है, आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ये इंसाफ आपको कम से कम कोर्ट से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर सारा गुस्सा नेताओं के प्रति निकाला जाता है कि नेता चोर है, नेता चोर है, नेता चोर है, नेता बेईमान है। अभी मोदी खराब हो गया, राहुल गांधी ले आओगे, राहुल खराब हो गया तो बम बम महाराज नोटिया को ले आओगे, बम बम महाराज नोटिया खराब हो गए तो किसी और को ले आओगे। लेकिन इसके पीछे की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके पीछे की जो कार्यपालिका है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि उन्होंने, और डीएम कहते हैं, डीएम इस देश का राजा है, डीएम एक तरह का जिले का राजा होता है, डीएम ही सब कुछ। नेताओं को तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लगा दिया जाता है। अगर आप एमएलए एमपी बन जाओ तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नाम की एक कानून हाथ में आपके, कि आप साइन तक नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं साइन कर दिया किसी पे और कुछ कह दिया तो आपका तो मेंबरशिप ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो महाराज, ये देश पूरी तरह से यही चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, और कुछ लोग ऊपर बैठकर जिन्हें मंत्री कहते हो, प्रधानमंत्री कहते हो, वो उसको डिक्टेट करते हैं। उद्योगपति इसको पैसा देते हैं, और ये लोकतंत्र के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और अब ये किसी को नहीं बख्श रहा। पहले ये जो व्यवस्थाएं थी, ये किसको रौंद रही थी? बम बम महाराज जैसे लोगों को, मनोज स्वराजी जैसे लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को, उनका नामांकन रद्द कर रही थी, उनको चुनाव रोकने से लड़ रही थी। अब ये साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव कुछ नहीं होता है। उनको बस एक दिखाना होता है जनता को कि भाई 20-22 कैंडिडेट हम लड़ रहे हैं, बाकी 2 में ही लड़ाई होती है, और 2 में भी अब साफ साफ कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ गए, पहले 2 तो लड़ रहे थे, अब तो यहाँ तक आ गए 2 लड़ेंगे, एक का तो चुनाव आयोग ही निपटा देगा। चुनाव आयोग ही चुनाव जिता देता है, कहीं एसआईआर कर देता है, कहीं कुछ और कर देता है। तो चुनाव आयोग ही जब चुनाव जिता रहा है तो दूसरे को लड़ना ही मत दो। ये डीएम ही काम कर देगा। ये तो जब और कानून से चैलेंज भी नहीं कर पाओगे तो महाराज लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? कुछ दिन बाद ऐसा ना हो जाए कि चुनाव खत्म ही हो जाए। चुनाव की जरूरत क्या है? एक ही बना रहने दो, राजा को क्या दिक्कत है? आप लिंक को तोड़िए मत, लिंक से बेलिंक मत होइए। हाँ, मैं तो इमोशनल आदमी हूँ, सच बोल देता हूँ। नहीं, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है ना। बेलिंक मत चाहिए। लोकतंत्र में अभी जो देखिए, कांग्रेस की सत्ता थी 55 साल तक। इसी लोकतंत्र के द्वारा, इसी न्यायपालिका तो बीजेपी अच्छी है, इसलिए इसी सारी उससे भी आगे चल रही है। इसी सारी व्यवस्था के द्वारा ये बदलाव होते हुए कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई है। बदलाव तो इसी शासन व्यवस्था से होके हुए निकलेगा। बदलाव है, गिराव है। व्यवस्था से हुए निकलेगा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, महाराज बदलाव नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। चाहे वो बम बम महाराज हो, चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति आके इस देश की इस व्यवस्था को, जो अंग्रेजों के द्वारा प्लान किया हुआ है, और इस व्यवस्था को मैं बदलने के लिए एक बार नहीं, हजारों महाराज नेता बदल जाते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। मोदी जी, कांग्रेस का वही सिस्टम है साहब, कांग्रेस वाला ही सिस्टम है। बीजेपी आगे, अभी टीएमसी वाले घुस रहे हैं ना बीजेपी में महाराज, 20 सांसद घुस रहे हैं। अरे महाराज, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो महाराज, मेरी भी तो सुनो। आपकी बीजेपी कांग्रेस बनती जा रही है, बेलिंग मत जाओ ना। हाँ, बीजेपी कांग्रेस बनती जा रही है। महाराज गुस्सा आ रहा है, मुझे इमोशनल हो रहा हूँ महाराज। मैं कह रहा हूँ, आप बीजेपी का खिलाफ नहीं बोलते कुछ भी। मैं बीजेपी के खिलाफ की बात नहीं कर रहा। नहीं, आप बोलते ही ना मोदी जी के खिलाफ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए अभी मोदी जी आपको राज्यसभा की सीट दे देंगे, आप चुप हो जाओगे। राज्यसभा की सीट मोदी जी हमको क्यों देंगे? अरे दे देंगे आपको, मांगने थोड़ी जाएंगे। आप ये पर्चा लेके जा रहे हो, मोदी जी डर जाएंगे, दे देंगे। हम जो है अपना ताकत से, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने अपनी ताकत से बने हैं। नहीं, बहुत सारी ताकत थी उसमें। अपनी ताकत से, मेहनत से, अपने कर्तव्य। एक आदमी कुछ नहीं करता, समझे? एक आदमी कुछ नहीं करता, अपने कर्तव्य से बने हैं। बहुत लोगों का खून पसीना। हम भी जो बनेंगे अपनी मेहनत से। नहीं, मोदी जी के कर्तव्य बनोगे आप। ना, मैं भी अपनी मेहनत से, अपने महाराज, अपनी शक्ति और संकल्प। महाराज फिर बोलो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी गलत कर रहे हैं। गलत करेंगे तो 100 बार मोदी जी के खिलाफ बोला हूँ। अगर गलत जगह, जहाँ जगह देखा गलत दिखाऊं,
वहाँ किया हूँ। गलत करेंगे खिलाफ करूंगा, गलत नहीं कांग्रेस से भी करेंगे आगे खिलाफ चल नहीं रहे हैं, करूंगा। कांग्रेस से भी आगे चल रहे हैं। बात कांग्रेस ये तो है, कांग्रेस तो थोड़ा मोड़ा रद्द कर मुझे नीचे नीचे, कहीं न ये तो कहीं पूरा खटी खटी उड़ा दे रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ये तो पार्टी तोड़ ले रहे हैं महाराज, पार्टी खत्म कर दी। पार्टी ऐसा लग रहा है कि अब देश में वो अब देखिए पहले शिवसेना गई, है, जो टूटने वाला है वो टूटेगा। अरे वाह भाई ये वाह। आपके चरित्र पर निर्भर करता है, आपका चरित्र क्या है। आपका चरित्र अगर टूटने वाला है तो वो आप कहीं भी टूट जाएंगे। तो बीजेपी लेकिन नहीं टूटेगी जो क्या? अटल रहने वाला है, मेरे जैसा आदमी, अरे आप भी टूट जाओगे बम्बे महाराज, मेरे जैसा आदमी जब आपको भी अगर राज्यसभा मैं 63 साल मुझे हो गया, हाँ। और मेरी पहुंच कांग्रेस शासन में भी पूरी थी, बीजेपी महाराज शासन में कहीं भी पूरी थी। नहीं, अभी पहुंच लेकिन नहीं। मैंने आज तक आपकी किसी के पहुंच साथ से आपका अरे सुनो, होता है नामांकन। किसी के साथ चमचागिरी नहीं किया, और चमचागिरी नहीं करने की वजह से नामांकन रद्द हुआ। और चमचागिरी अगर करते तो नामांकन ऐसे फिर हो आपका जाता। नंबर नहीं आएगा। मेरी बात ये है, ये देश चमचों का देश है महाराज, अरे ये सुनो, देश चमचों का देश है। ये देश पुरुषार्थ प्रधान देश है, और इस देश इस समय तो चमचे राज कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस का ये देश है। हाँ, और इस समय तो चमचे राज कर रहे हैं। यहाँ जो पुरुषार्थ किया है वो हमेशा जीता है और जीतेगा। बम महाराज एक पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और आने वाले कल में वो पुरुषार्थ हमारा दिखाई पड़ेगा, और इस प्रकार इस देश की नैया को डूबने से बचाऊंगा। हर हाल में हम जब तक चुनाव आयोग का जो चुनाव का निर्देश है वो संविधान में कहा है, वो तो चुनाव आयोग ने बनाया है। लड़ाई चुनाव आयोग से बदलो, आयोग के लड़ाई चुनाव आपको पता ही नहीं है। 2000 मेल चुनाव आयोग बदलोगे संविधान, चुनाव आयोग मार रहा है, बदलोगे संविधान। हम जब बदलेंगे ना तो उसमें चुनाव आयोग भी उड़ जाएगा। एक नया सिस्टम जो मैं चाहता हूँ, आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का नया सिस्टम, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय ज्ञान व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था, हर चीज, ये जो मेघालय की सारी चीज हमारे सर पर थोप दिया है, हम तो इसको सर समेत उठा के फेंक देंगे। अच्छा, फेंक तो देंगे, ले लाएंगे क्या, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि फेंकना बड़ा आसान है किसी भी चीज को उड़ाना, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने बनाया था वो लोग क्रांतिकारी थे, और अब कितने क्रांतिकारी लोग पैदा हो रहे हैं ये तो मैं ही जानता, मुझे नहीं पता भाई। संविधान सभा की जब बहसें आप सुनोगे तो एक से एक टॉप का लीडर था वहां पे, एक से एक बड़े लीडर थे, लेकिन अब जो लीडर पैदा हो रहे हैं वो क्या देश में देंगे। मुझे अच्छा था, इससे अच्छा था 1945 या 1950 में जो संविधान लागू हुआ वो कहीं बेहतर था। उसके बाद संविधान का क्या हाल किया है, और संविधान अब कहीं कोने में बैठकर रो रहा होगा कि उसके नाम पर बदनाम संविधान हो रहा है, और उसके नाम पर ये नेता, ये अधिकारी, ये चुनाव आयोग वाले क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।